दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज हम लोग अमेरिका का जो स्वतंत्रता संग्राम है उसको कंप्लीट कर लेंगे। इसमें थोड़ा सा मैं आइडिया अमेरिका के संविधान का दूंगा, अमेरिका के गृह युद्ध का दूंगा और साथ ही साथ जो इससे संबंधित तथ्य होंगे यानी फैक्ट होंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। कल मैंने जो वीडियो दी थी उसमें बहुत से लोग कह रहे थे सर आज आपने हमें काम नहीं दिया कि हमें कौन सा टॉपिक करना है। वो मैं कभी कभी बीच में भी दे सकता हूँ, तो आप लोग उसको ध्यान से देखना तभी आपको वो समझ में आएगा। ठीक है, तो आज आपको कौन सा टॉपिक करना है, कंप्यूटर के अंदर से आपको इंटरनेट वाला पोर्शन पढ़ना है। यानी इंटरनेट कब से शुरू हुआ, इंटरनेट किस प्रोटोकॉल का यूज़ करता है, इंटरनेट कैसे काम करता है और उसके अंदर जो विभिन्न प्रकार के फुल फॉर्म होंगे इंटरनेट के अंदर, वो पूरा चैप्टर आपको तैयार रखना है कंप्यूटर के अंदर। साथ ही साथ आपका जो पॉलिटी वाला पोर्शन है उसमें संसद वाला जो पोर्शन है उसको आगे को कंटिन्यू करना, क्योंकि वो लेंदी चैप्टर है। उसमें लोकसभा भी है, उसमें राज्यसभा भी है, उसमें बजट वगैरह भी है। तो जब आप आर्टिकल 123 से पहले पहुंचेंगे, पार्लियामेंट का बजट वगैरह अगर आपका जितना भी फैक्ट है वो समझ जाएंगे, उसके बाद मैं आपको पॉलिटी का अगला टॉपिक दूंगा। ठीक है, ये मत सोचना कि इन टॉपिकों को मैं नहीं पढ़ाऊंगा, जब समय आएगा मैं इनको पढ़ाऊंगा। ठीक, तो देखिए आज हम इस टॉपिक को शुरू करते हैं और उम्मीद करना कि आज ये ख़त्म हो जाएगा, इसके बाद हम अगला टॉपिक देखेंगे। तो हम आज इसकी शुरुआत करते हैं। देखिए मैंने आप लोगों को कल बताया था कि अमेरिका का जो स्वतंत्रता संग्राम था वो किसके खिलाफ था, ब्रिटिश के खिलाफ। और ब्रिटिश के खिलाफ कैसे था, अमेरिका वो कैसे पहुंचे, यूरोप में पुनर्जागरण का काल हुआ था, यूरोप में प्रबोधन का काल था और वहाँ लोगों के विचारधारा में थोड़ा सा चेंजेज आए। यानी उनका जो व्यू था, उनका जो दृष्टिकोण था वो बदला। और किस परिप्रेक्ष्य में वो बदला, क्योंकि उनको ये लगा कि अर्थव्यवस्था जो होनी चाहिए उसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, धार्मिक सामाजिक और राजनीतिक मामलों में चर्च का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। इस क्रम में नए नए भौगोलिक मार्गों की खोज हुई, नए नए इलाकों को खोजा गया। जब 1453 में कुस्तुनतुनिया पे आक्रमण हुआ था उसके बाद नए नए इलाकों को खोजा गया। उसी क्रम में किसको भी खोजा गया, अमेरिका को। जब अमेरिका को खोजा गया तो बहुत से लोग क्या करने लगे, इधर से उधर बसने लगे। और अमेरिका में भी जो बसे थे बेसिकली वो कौन थे, ब्रिटिश लोग ही थे। यानी अमेरिका में जो 13 उपनिवेशों में जो अलग अलग जगह बसे हुए थे वो ब्रिटिश लोग ही थे। हालांकि अमेरिका के मूल निवासियों को रेड इंडियन कहला जाता था, वो मैं आपको बताऊंगा फैक्ट में। लेकिन वहां भी कौन बसे थे, ब्रिटिश बसे थे। अब देखिए इसमें क्या होता है, हमने जब अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम कंप्लीट किया उससे आगे किस चीज की बात आती है, अमेरिका के संविधान निर्माण की। हम लोग आज इसके फैक्ट भी देखेंगे, परेशान मत होना, थोड़ा सा मैं आपको हिंट देता हूं। देखिए अमेरिका का जो महाद्वीप, अमेरिका जो है उत्तरी अमेरिका, उसमें जो है इलाका जो है उसमें दो प्रकार के राज्य होते हैं। मतलब आप ये मान के चलिए, सपोज ये उत्तरी अमेरिका का पोर्शन है, अगर ये सपोज उत्तरी अमेरिका है, ये जो नॉर्दर्न पोर्शन होगा यानी ये नॉर्थ का जो पोर्शन होगा, अपने पास मैप रखना है। ठीक है, ये जो नॉर्थ का पोर्शन है ये अलग है और ये दक्षिणी जो राज्य साउथ की ओर जो स्टेट हैं ये जो था बेसिकली कृषि पर आधारित राज्य थे। ठीक है, यहाँ एग्रीकल्चर अच्छी खासी मात्रा में होता था, एग्रीकल्चर यानी बागवानी जिसको कहते हैं एग्रीकल्चर। यहाँ क्या था, यहाँ उद्योग थे, यानी क्या था, यहाँ इंडस्ट्री थी, यहाँ क्या थे, उद्योग वगैरह। यानी यहाँ की जो इकोनॉमी थी वो औद्योगिक आधार पे थी, यानी उद्योग थे यहाँ पे। और जबकि यहाँ क्या था, एग्रीकल्चर था, याद रखना। तो जो साउथ वाला पोर्शन था यहाँ दास व्यवस्था प्रचलित थी। क्या थी, दास व्यवस्था। यानी यहाँ गुलाम होते थे, दास होते थे, अलग अलग जगह से यहाँ पे दासों को लाया जाता था, यहाँ के लोगों को दास बनाया जाता था, क्योंकि उनको एक प्रकार के मजदूरों की आवश्यकता थी एग्रीकल्चर फील्ड में। तो यहाँ याद रखना साउथ के राज्यों में दास हुआ करते थे अमेरिका में, जबकि नॉर्दर्न पोर्शन क्या था, थोड़ा सा संपन्न था, यहाँ उद्योगपति हुआ करते थे, अच्छी खासी इंडस्ट्री थी। वो मैं अभी पॉइंट पे आता हूँ, अभी मैं आपको सिर्फ एक हिंट बता रहा हूँ कि ऐसा था। ठीक है, अभी इसको लिंक करूंगा मैं, देखना। अब देखिए होता क्या है, जब ब्रिटिश के खिलाफ संघर्ष कर रही थी 13 बस्तियां, किसकी, अमेरिका की वो 13 बस्तियां ब्रिटिश के खिलाफ जब तक संघर्ष कर रही थी तब तक तो वो एक थे। लेकिन जैसे ही अमेरिका स्वतंत्र हुआ उन 13 बस्तियों में अपने अपने हितों के लिए क्या होने लग गया, एकजुट होने लग गया। यानी कोई अलग होने लग गया, कोई अलग होने लग गया। तो इस कंडीशन में क्या होना था कि वहाँ का जो संविधान था अमेरिका का वो किस प्रकार से बनना था, अमेरिका कैसे आगे को बढ़ता, इस चीज़ को लेकर बड़ा सा क्या था, मतभेद टाइप का था। अब मतभेद किस चीज़ को लेके हो गया, देखिए ध्यान रखना। ठीक है, तो आपको हेडिंग क्या डालना है, अमेरिका का संविधान, यानी कैसे बना अमेरिकी संविधान। ये हम लोग ने थोड़ा सा फ्लो चार्ट में, ठीक है, ज़्यादा डिटेल से नहीं पढ़ना है इसको, क्योंकि आपका वर्ल्ड हिस्ट्री का पोर्शन है, थोड़ा सा इसको मैं समझा दूंगा इसको कैसे पढ़ना। देखिए अमेरिकी संविधान पहला क्या था, जब तक 13 बस्तियां एक थी वो किसके खिलाफ संघर्ष कर रही थी, आपका ब्रिटेन के खिलाफ। अब क्या होने लग गया, 13 बस्तियां, आपको अमेरिका इसके संविधान के नीचे एरो डालोगे और यहाँ लिखोगे प्रारंभ में, क्या लिखोगे, प्रारंभ में 13 बस्तियां ब्रिटिश के खिलाफ थी। क्या लिखोगे,
प्रारंभ में 13 बस्तियां ब्रिटिश के खिलाफ, 13 बस्तियां ब्रिटिश के खिलाफ थी, ठीक है, ब्रिटिश के खिलाफ। और क्यों थी ब्रिटिश के खिलाफ? क्योंकि ये सब चाहते थे कि हमें क्या मिले, स्वतंत्रता मिले, मैंने आपको बताया था। अब ये क्या होंगे, जैसे ही अमेरिका स्वतंत्र हुआ, अमेरिका ने स्वतंत्रता की घोषणा की, इनके बीच क्या हो गए, मतभेद होने लगे। और मतभेद किस चीज को हुए, 2 पॉइंट को लेकर, ठीक है। तो यहां लिखोगे अमेरिकी स्वतंत्रता के बाद इनके बीच मतभेद, अमेरिकी स्वतंत्रता के बाद इनके बीच क्या होने लगे, मतभेद होने लगे, ठीक है। अब मतभेद का क्या मतलब था, 2 पॉइंट को लेके था, क्योंकि अमेरिका का संविधान बनना था। ऐसे ही फ्लो चार्ट में बनाओगे इसको, क्योंकि इसी प्रकार से समझना है, ठीक है। अमेरिका का संविधान बनना था, उसमें 2 प्रकार के लोग थे। कुछ लोग ये चाहते थे कि वहां जो संघ हो, यानी जो यूनियन हो, वो मजबूत हो। अब संघ का मतलब क्या होता है कहोगे, देखो किसी भी गवर्नमेंट में अलग अलग प्रकार की गवर्नमेंट होती है, सरकारें होती है, एक प्रकार की संघीय सरकार जिसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो सेंटर होगा, जो मेन होगा, सभी स्टेट को मिला के जो सबसे ऊपर की अथॉरिटी होगी, उसको सबसे ज्यादा पावर होंगी। जैसे भारत है, भारत में इतने राज्य हैं, इनके ऊपर एक संघ है, यानी केंद्र है। तो कुछ लोग इस साथ थे कि यहाँ क्या होना चाहिए, मजबूत संघ होना चाहिए। यानी कुछ लोग क्या कहते थे कि यहाँ क्या हो, मजबूत संघ हो, ठीक है, मजबूत संघ, यानी जो केंद्र सरकार होगी, यानी जो सबसे ऊपर की अथॉरिटी होगी, उसको मजबूत बनाया जाए। जबकि कुछ लोग क्या मानते थे कि यहाँ प्रजातंत्र हो, प्रजातंत्रवादी, 2 प्रकार के लोग थे। और मजबूत संघ के समर्थक कौन थे, जो पूंजीपति थे, जो संपन्न लोग थे, जो उद्योगपति थे, क्योंकि वो ये चाहते थे कि अगर मजबूत संघ होगा तो हमारे अपने हितों का क्या होगा, संरक्षण होगा, इजीली यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम गवर्नमेंट पे हावी हो सकते हैं, ये माना जाता था, ठीक है। क्योंकि मजबूत संघ का मतलब होता है कि पूंजीपति इसके समर्थक थे, पूंजीपति समर्थक थे, इसके कहते पूंजीपति इसके समर्थक थे। जबकि प्रजातंत्रवादी में कौन समर्थक थे, चाहे किसान हो, कृषक हो, मजदूर हो या कामगार हो, ठीक है। तो इसके समर्थक कौन थे, किसान, मजदूर और कामगार। ये लोग क्या चाहते थे कि यहाँ प्रजातंत्रवाद हो, प्रजातंत्र, तो इस प्रकार को लेके विवाद था। अब इसी क्रम में क्या किया, वहां पे कांग्रेस का मतलब फिलाडेल्फिया कांग्रेस बोलते हैं उसको, फिलाडेल्फिया में संविधान के निर्माण के लिए क्या हो गया, सम्मेलन हो गया, जिसको बोलते हैं फिलाडेल्फिया सम्मेलन। और ईयर पूछा जाता है, इसका ईयर है 1787। तो इसी विवादों के बीच क्या हुआ, आप इसी प्रकार से करोगे, फाइनली क्या हुआ, 1787 में फिलाडेल्फिया कांग्रेस का गठन हुआ, मतलब फिलाडेल्फिया सम्मेलन। क्या लिखोगे, फिलाडेल्फिया सम्मेलन, फिलाडेल्फिया सम्मेलन। फिलाडेल्फिया सम्मेलन क्या था, अमेरिकी संविधान निर्माण के लिए हुआ था। किसके लिए हुआ था, नीचे लिख देना ब्रैकेट में, अमेरिकी संविधान निर्माण के लिए। क्योंकि ये मतलब एक प्रकार का विवाद था कि किस प्रकार का किया जाए, क्या पूंजीपतियों की सरकार हो, प्रजातंत्रवादियों की हो, या किस प्रकार की हो। तो आप याद रखना इसको, फिलाडेल्फिया में एक सम्मेलन हो गया था 1787 में, ठीक है। और ये क्यों हुआ था, संविधान के निर्माण के लिए, कि किस प्रकार का संविधान हो। और इसी क्रम में यहाँ पे क्या हुआ, जब संविधान बन रहा था, उसमें एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा मॉन्टेस्क्यू के शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का। मैंने आपको बताया था, सेपरेशन ऑफ पावर का सिद्धांत किसने दिया था, लिखाया था मैंने, उसको बोलते हैं मॉन्टेस्क्यू। और मॉन्टेस्क्यू ने क्या कहा, जो लेजिस्लेटिव होगी, जो एग्जीक्यूटिव होगी, जो जुडिशियरी होगी, तीनों की पावर अलग अलग होनी चाहिए। क्योंकि अगर ये तीनों को हम एक मतलब इनके पावर अलग अलग नहीं होगी, तो कोई भी शक्ति क्या हो सकती है, कोई भी संस्था जो होती है दूसरे पे क्या कर सकती है, वो अपने मतलब उसके रूल बदल सकती है, उस पर हावी हो सकती है। तो उसने कहा कि आप कार्यपालिका को अलग शक्ति दे दीजिए, न्यायपालिका को उसका काम दे दीजिए, और विधायिका को उसका काम दे दीजिए। वो पॉलिटी का सेक्शन है, वो मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो 1787 में फिलाडेल्फिया सम्मेलन हुआ यहाँ के संविधान निर्माण के लिए। अब सबसे बड़ी बात थी, ये तो बैठ गई फिलाडेल्फिया में, आखिर सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी संविधान निर्माण में, वो देखिए आप लोग। देखिए, जब फिलाडेल्फिया में कांग्रेस का गठन हुआ, फिलाडेल्फिया में सम्मेलन हुआ, तो सबसे बड़ा विवाद क्या था, यहाँ आप लोगों ने विवाद लिखना है, फिलाडेल्फिया कांग्रेस के विवादित मुद्दे लिखोगे। विवाद किन पॉइंट्स को लेकर था, ठीक है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं पूरा समझा देता हूँ। देखिए, विवाद किस मुद्दे को लेकर था, सबसे पहला मुद्दा था बड़े राज्य और छोटे राज्यों का विवाद। अभी समझाता हूँ, ठीक है। देखिए, बड़े राज्य और छोटे राज्यों का विवाद लिखोगे पहला। अब आप कहोगे सर, बड़े राज्य और छोटे राज्य का विवाद क्या कहना चाह रहे हो। देखो, विवाद क्या था, पहला था बड़े राज्य वर्सेस छोटे राज्य, बड़े राज्य व छोटे राज्य का विवाद, छोटे राज्य का विवाद।
क्योंकि अमेरिका में कुछ ऐसे राज्य थे जो अपने आप में क्षेत्रफल में बहुत ज़्यादा बड़े थे, जनसंख्या की दृष्टि से बड़े थे, और कुछ ऐसे थे बहुत ज़्यादा छोटे थे, जनसंख्या कम थी। तो अब सबसे बड़ा सवाल आया कि अब जब हमें संविधान का निर्माण कर रहे हैं तो किस आधार पे वहाँ लोगों को प्रतिनिधित्व दिया जाए संविधान निर्माण में, या वहाँ की जो पार्लियामेंट वगैरह बनेगी। तो जो बड़े राज्य थे वो कह रहे थे कि जनसंख्या के आधार पे दो, आप लोग क्या दो, जनसंख्या के आधार पे। ठीक है, मैं सीधे पॉइंट पे अभी आ जाऊंगा। जनसंख्या के आधार पे ये कह रहे थे कि जिसकी जितनी ज्यादा जनसंख्या होगी उसको उतना अधिक आप क्या दो, प्रतिनिधित्व दो, जो आपकी कानून निर्माण की संस्थाएं होंगी। ठीक है, और जो छोटे राज्य थे ये कहते थे कि समानता के आधार पे, समानता के आधार पे, समानता के को आधार बनाया, यानी ये कहते थे कि सब समान होने चाहिए, कोई बड़ा राज्य कोई छोटा नहीं। अगर कोई छोटा राज्य उसके 10 लोग जा रहे हैं तो बड़े राज्य कितनी जनसंख्या हो वहां से भी 10 ही जाना चाहिए, ये भी बात था। तो अब अमेरिकी संविधान निर्माण वालों के दिमाग में क्या होने लग गया कि इसको कैसे बैलेंस किया जाए, तो उन्होंने एक नई चीज बना दी जिसको बोलते हैं, इसका सॉल्यूशन द्विसदनी। यानी अब आपको पता चल जाएगा अमेरिका में कितने सदन हैं, द्विसदनी, यानी दो, मतलब जो पार्लियामेंट है उसके दो हाउस हैं, तो इसको बोलते हैं द्विसदनी। और एक को आपका बोलते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यानी लोअर सदन, और दूसरे को बोलते हैं सीनेट, सीनेट उसका अपर सदन है। तो इन लोगों ने क्या बना दिया, दो सदन बना दिए, एक को बना दिया सीनेट, ये ऐसे ही पढ़ा जाता है। ठीक है, यही इसको पढ़ने का तरीका यही है, और दूसरे को बोलते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, यानी इसको निम्न सदन लिख लेना, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को लिख लेना आप निम्न सदन, क्या लिखोगे, लोअर हाउस, निम्न सदन। और इसको क्या लिखोगे, ऊपर वाले को उच्च सदन। अब जैसे भारत में आपने सुना होगा राज्यसभा उच्च सदन है ना, तो यहां अमेरिका में सीनेट है, और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव निम्न सदन, जैसे भारत में लोकसभा है यहाँ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, इसको निम्न सदन कहते हैं। तो इन लोगों ने छोटे राज्य को मनाने के लिए सीनेट में क्या कर दिया, समान प्रतिनिधित्व कर दिया, उच्च सदन के नीचे लिख दो समान प्रतिनिधित्व, यानी हर राज्य से इक्वल लोग जाएंगे इस सदन में। और यहाँ अमेरिका में दो दो लोग। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है जीएस में कि अमेरिका का उच्च सदन का नाम क्या है, भूलना मत, सीनेट है। और अमेरिका के निम्न सदन का नाम पूछेगा तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है। अगर आपसे ये पूछेगा कि अमेरिका के उच्च सदन सीनेट में प्रत्येक राज्य से कितने मेंबर चुने जाते हैं, तो 2 मेंबर। ठीक है, समान प्रतिनिधित्व के नीचे लिखो प्रत्येक से 2 सदस्य चुने जाते हैं, प्रत्येक राज्य से 2 सदस्य। अभी देखना अमेरिका में 50 स्टेट हैं, कितने हैं, 50, और अभी हर राज्य से 2 लोग चुने जाते हैं, तो 50 गुना 100 लोग इसमें उसमें बैठते हैं उच्च सदन में। ठीक है, अपर हाउस में, तो इसको 50 लोग यहाँ से चुने जाते हैं। तो ये क्या हो गया, उच्च सदन। और लोअर सदन को बोलते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यानी निम्न सदन। यहाँ पे क्या होता है, जनसंख्या के आधार पर इनको प्रतिनिधित्व, जिसकी ज्यादा जनसंख्या होगी उस राज्य से ज्यादा सीटें होंगी, जिसकी कम होंगी कम। ठीक है, जनसंख्या के अकॉर्डिंग, जनसंख्या के आधार पर लिख दो, आधार पर, ये इस प्रकार से होता है। ठीक है, पहला विवाद। दूसरा जो इश्यू था इनका वो था दास राज्य और स्वतंत्र राज्य का विवाद। अब लोग देखो, जो दक्षिणी राज्य थे, अभी मैंने आपको बताया ना, वहाँ कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था थी, एग्रीकल्चर था, वहाँ दास बहुत ज्यादा थे। तो जो दक्षिणी राज्य थे वो ये कह रहे थे कि दासों को भी प्रतिनिधित्व दो, जबकि उत्तरी राज्य कहते नहीं, दासों को प्रतिनिधित्व मत दो। तो विवाद क्या हो गया कि क्या किया जाए, तो इन लोगों ने क्या किया, 50 दास बराबर 30 स्वतंत्र नागरिक कर दिया। यानी जहां 50 दास जिस जगह से आएंगे उसको उत्तरी हिसाब से, उत्तर के राज्यों के हिसाब से उसको 30 नागरिक माना जाएगा, यानी 50 की वैल्यू 30 के इक्वल मानी जाएगी। ठीक है, तो उसको नहीं लिखना है आपने ज्यादा। तो दूसरा विवाद लिखो, दास राज्य बनाम स्वतंत्र राज्य, दास राज्य से स्वतंत्र राज्य, स्वतंत्र राज्य। ठीक है, इसका मतलब आप समझ जाना, इसमें क्या था कि क्या किया जाए, तो इन लोगों ने क्या किया, 30 दास को मान लिया, सॉरी 50 दास को मान लिया 30 नागरिक के बराबर, स्वतंत्र नागरिक, स्वतंत्र नागरिक ना इक्वल टू 3। ठीक है, और तीसरा जो इसका मुद्दा था वो क्या था कि हमारा संघीय व्यवस्था हो या प्रजातांत्रिक व्यवस्था हो। ये आप लोगों को बताता हूं, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। तीसरा पॉइंट लिखना है, इसको मैं इरेज करता हूं। ठीक है, तीसरा, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप जल्दी से। तीसरा पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग है, देखना, तीसरा पॉइंट बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, अभी वर्तमान से मैं लिंक कर दूंगा उसको। तीसरा पॉइंट था कि क्या हो, संघीय व्यवस्था हो, संघीय व्यवस्था यानी जहां मजबूत संघ हो, मजबूत केंद्र सरकार हो, या प्रजातांत्रिक व्यवस्था। प्रजातांत्रिक व्यवस्था का मतलब जहां पे सभी को इक्वल राइट मिले, राज्यों को भी अच्छा खासी शक्ति मिले, इस प्रकार के। ठीक है, तो क्या लिखोगे इसको, संघीय व्यवस्था वर्सेस, मतलब संघीय विवाद वर्सेस संघीय व्यवस्था वर्सेस मतलब ये क्या कहते हैं, प्रजातांत्रिक, प्रजातांत्रिक, संघीय व्यवस्था वर्सेस प्रजातांत्रिक व्यवस्था।
ये थे तीसरा विभाग, ठीक है। अब संघीय व्यवस्था वाले क्या कहते हैं, मजबूत संघ हो, ऐसे ही लिख देना, ठीक है, ज़्यादा डिटेल से नहीं लिखना इसको, मजबूत संघ। और इसके समर्थक कौन थे, बेसिकली उद्योगपति और पूंजीपति, ठीक है। पूंजीपति इसके क्या थे, समर्थक थे, उद्योगपति और पूंजीपति। जबकि प्रजातांत्रिक व्यवस्था में कौन थे, किसान, कामगार और कृषक, इस टाइप के जो भी कहते हो आप लोग, ठीक है, ये सब आदि इस टाइप के हैं, ये थे इसके समर्थक। अब दिक्कत ये होगी इनको मनाने के लिए, तो इन्होंने क्या कर दिया, मजबूत संघ बना दिया कि केंद्र के पास, इनके जो केंद्र सरकार होगी, जो ऊपर की सरकार होगी, इसके पास अच्छी खासी शक्ति होगी और इन्हीं के लिए इन्हें संविधान लागू कर दिया। और पूंजीपति को शक्तिशाली, पूंजीपति चाहते थे कि शक्तिशाली संघ हो, तो इसी के दृष्टिगत 1789 में इन्होंने क्या कर दिया, मजबूत संघ की स्थापना कर दी। तो क्या लिखोगे, 1789 में क्या बन गया, यहाँ पे लागू हो गया संविधान। 1789 में संविधान लागू कर दिया इन लोगों ने, ठीक है। अब इनका क्या होगा, इनको मनाने के लिए इन्होंने क्या कर दिया, मूल अधिकारों को शामिल कर दिया। मूल अधिकारों के साथ साथ इन्होंने क्या कर दिया, व्यक्ति के निजी स्वतंत्रता को शामिल कर दिया। इसीलिए आज भी देखते हुए पूरे विश्व में अमेरिका जो है अपने आप को मूल अधिकारों का रक्षक मानता है। किसी भी देश में अगर मूल अधिकारों का हनन हो रहा होगा तो अमेरिका इंटरफेयर करता है, चाहे वो कभी कहेगा कश्मीर के मुद्दे पे कह देगा, कभी किसी लेबनान वगैरह के मुद्दे पे कह देगा, कभी सीरिया वगैरह, कुछ भी कहते रहता है। वो कहता है कि मूल अधिकारों का हनन हुआ है, क्योंकि उसने इस चीज को देखा था। तो उसने इसको देखते हुए क्या कर दिया, 1791 में मूल अधिकार व निजी स्वतंत्रता को शामिल कर दिया कि इंसान की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को संविधान में शामिल, यानी बैलेंस कर दिया उसने, ठीक है, संविधान में शामिल। अब देखिए, अब क्वेश्चन क्या पूछेगा यहाँ से, सबसे पहले संविधान कब लागू हुआ, 1789 में। कहाँ लागू हुआ, अमेरिका में, सबसे बड़ा लिखित संविधान। अभी फैक्ट बताता हूँ, मूल अधिकारों को कब शामिल किया, 1791 में। और अमेरिका इसी के बेस पे क्या चलता है, अपने आप को पूरे विश्व में मूल अधिकारों का रक्षक मानता है। इससे आगे क्या होता है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, इससे आगे के फैक्ट आप लोग देखिए। इससे आगे थोड़ा सा मैं आपको एक हल्का फुल्का इंट्रोडक्शन दे देता हूं अमेरिका के सिविल वॉर का, गृह युद्ध का। बहुत डिटेल में नहीं पढ़ेंगे उसको क्योंकि वो है नहीं, उसके बाद हम इसके पूरे फैक्ट पढ़ लेंगे जो जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो बात लिख लीजिए थोड़ा सा, अमेरिका का गृह युद्ध, ठीक है, गृह युद्ध यानी एक प्रकार का सिविल वॉर जो हुआ था अमेरिका में, वो हम लोग थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं इसको, उसके बाद इसके फैक्ट वगैरह पूरा देख लेंगे। देखिए, अमेरिका का जो गृह युद्ध था बेसिकली क्या था, एक पूंजीवादी आंदोलन था। पूंजीवादी आंदोलन का मतलब जैसे जो बड़े बड़े उद्योगपति थे, जिनकी अच्छी खासी, जिनके पास पूंजी थी, वो क्या चाहते थे कि उनके पास अच्छी खासी मात्रा में लेबर हो, दास हो, श्रमिक हो जो काम करे, क्योंकि उद्योगों में तो बिना श्रमिकों के काम चलेगा नहीं। और श्रमिक कहाँ लगे थे, आपका दक्षिणी राज्यों में। क्यों लगे थे, क्योंकि वहाँ बागवानी या कृषि थी और एग्रीकल्चर में दासों को लगाया जाता था उस टाइम पे, चाहे चाय की खेती हो, तंबाकू की खेती हो। एक तो अमेरिका का भौगोलिक लोकेशन अगर आप देखोगे, नॉर्दर्न पोर्शन पे कृषि करना बहुत टफ है क्योंकि वहाँ बर्फबारी ज़्यादा रहती है, ठंडा इलाका है बहुत ज़्यादा, जबकि दक्षिणी इलाके में अच्छी खासी वहाँ पे कृषि होती है। तो दास थे दक्षिणी राज्यों में, यानी जो अमेरिका का साउथ ईस्ट पोर्शन है, यानी दक्षिण के जो राज्य हैं। अब वो राज्य कौन से थे, क्या थे, वो इतना डिटेल से यहाँ पढ़ के कोई फायदा है नहीं, ठीक है। आपको मैं जब वर्ल्ड हिस्ट्री में नॉर्दर्न अमेरिका वाला मैप पढ़ाऊंगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी में सॉरी, तो वहाँ वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपको इन लोकेशन को मैं यहाँ से लिंक कर दूंगा, ठीक है, जो नाम लूंगा मैं या जो बताऊंगा फ्यूचर में। तो गृह युद्ध एक प्रकार का क्या था, पूंजीवादी आंदोलन था। क्या लिखोगे, तो ब्रैकेट में लिखोगे एक प्रकार का पूंजीवादी आंदोलन। पूंजीवादी आंदोलन, पूंजीवादी आंदोलन मतलब, अब इसका क्या मतलब है, देखो ऐसे ही लिखोगे आप इसको, गृह युद्ध को लिखोगे, यहाँ नीचे 2 एरो डालोगे, ऐसे मतलब एरो लगाओगे, यहाँ इस प्रकार से करोगे। अब इसको ये समझना, जो अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम था, जो मैंने आपको कल बताया, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम, स्वतंत्रता संग्राम, ठीक है। ये जो अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम था, ये बेसिकली दासों के लिए नहीं था। जो दास व्यवस्था, अमेरिका 1776 में खुद को स्वतंत्र घोषित कर देता है, 1783 में वो पूरा ही स्वतंत्र हो जाता है, लेकिन वो दास व्यवस्था वहाँ जारी थी, ठीक है। ये तो इसको लिख लो, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम दासों पर लागू नहीं। यहाँ तो दास व्यवस्था अभी भी थी, दासों पर लागू नहीं,
क्योंकि दास जो थे बागवानी कृषि में लगे थे, यानी कृषि में लगे थे, ठीक है, लागू नहीं। अब ये लोग चाहते थे कि इन दासों को भी स्वतंत्रता मिले। अब इनको कैसे मिले? अब जो ये पूंजीवादी थे ये क्या चाहते थे, ये जो पूंजीवादी थे, ऐसे ही करना, ठीक है, ये फ्लो चार्ट में ही पढ़ेंगे हम लोग। जो पूंजीवादी थे वो दासों की स्वतंत्रता हेतु प्रयास कर रहे थे। अब क्यों कर रहे थे? क्योंकि इनके अपने हित थे, दास स्वतंत्रता हेतु, दास स्वतंत्रता हेतु लगे थे। क्यों? क्योंकि इनको चाहिए थे कि ये दास हमारी इंडस्ट्री में आके काम करें, तो ये इसलिए इसको सपोर्ट करते हैं। तो मुद्दा क्या था इनका? जो इश्यू था, यानी जो इनके मुद्दे थे, वो क्या क्या मुद्दे थे? पहला तो एक तो नैतिक मुद्दा था। नैतिक का मतलब, अब इसको नैतिक का मुद्दा मतलब एक, मतलब इथिकल रूप से सोचते थे, यार हम लोग स्वतंत्र हैं, वो बेचारे अभी तक गुलाम हैं, दास बनाए गए, अच्छा नहीं लग रहा है, तो कह दो चलो यार इनको भी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। एक तो ये था। दूसरा क्या था इनका? आर्थिक मुद्दा था। बेसिकली ये क्या था? आर्थिक मुद्दा था। आर्थिक क्यों? जो पूंजीवादी थे, यानी जो उत्तरी अमेरिका, यानी उत्तर अमेरिका के जो राज्य थे, वो चाहते थे कि इनके पास क्या है, ये दास आए और इनके लेबर, मतलब जो इंडस्ट्री में काम करे। जबकि दक्षिणी राज्य में बागवानी कृषि थी, यानी एग्रीकल्चर था, वो चाहते थे कि हमारे खेतों पे ही, हमारे फार्म में ही ये क्या करते रहे, काम करें। तो उत्तरी अमेरिका में क्या था? उत्तरी अमेरिका ये चाहते थे क्या हो? उत्तरी अमेरिका क्या चाहते थे? हमारे किस्माए उत्तरी अमेरिका क्या था? औद्योगिक था, यानी उद्योग थे। हाँ, आप लोग समझ जाना कि इसका मतलब क्या है। उद्योग थे। अब उद्योग थे तो क्या होगा? इनको दास ही होंगे। जबकि दक्षिणी अमेरिका में क्या थी? कृषि थी। और ये कृषि नहीं चाहते थे कि कृषि से हमारे क्या हो, मतलब कृषि के आगे दक्षिणी अमेरिका लिखना, दक्षिणी अमेरिकी राज्य, ठीक है, दक्षिणी अमेरिकी राज्य। ये नहीं चाहते थे कि हमसे ये दास दूर जाएं, यानी हमारे खेतों में ही ये काम करें, ये लोग ऐसा चाहते थे। तीसरा था संवैधानिक मुद्दा। तीसरा इश्यू क्या था? संवैधानिक। अब बताता हूँ संवैधानिक क्या होता है। संवैधानिक, ठीक है, क्या हो रहा था? जब ये 13 बस्तियां थी पहले, तो धीरे धीरे अमेरिका के संघ में अलग अलग राज्यों को शामिल किया गया। तो मुद्दा ये था कि इस राज्य को जो नया शामिल हो रहा है इनके संविधान में, उसको हम दास राज्य के रूप में शामिल करें, स्वतंत्र राज्य। अब बात आ गई दास या स्वतंत्र का, मतलब अगर दास के रूप में करें तो प्रतिनिधित्व अच्छा मिलेगा, क्योंकि दक्षिणी राज्य चाहते थे कि दास राज्य के रूप में शामिल करो, और स्वतंत्र राज्य वाले चाहते थे नहीं, इनको स्वतंत्र राज्य के रूप में नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि अगर दास के रूप में मिलेगा तो इनके ज्यादा लोग आ जाएंगे। तो संवैधानिक मुद्दा था नए राज्य को किस रूप में शामिल किया जाए, नए राज्य को किस रूप में शामिल किया जाए, किस रूप में शामिल, डैश करके लिखो, दास या स्वतंत्र राज्य। तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर दास के रूप में करेंगे तो ठीक ठाक प्रतिनिधित्व और मिलेगा दक्षिण के राज्यों को, स्वतंत्र के रूप में करेंगे तो संसद निर्माण में नहीं मिलेगा, ठीक है। इतना हम लोगों का ये देखना है। तो ये गृह युद्ध से संबंधित इनके इश्यू थे। अब लिख लो पूरा अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, लिखने यहाँ से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, ठीक है, हेडिंग डाल दीजिए महत्वपूर्ण तथ्य। सिर्फ फैक्ट बताऊंगा और आपको फटाफट लिखना है इनको इसी प्रकार से। पहला पॉइंट लिखो, संविधानवाद की शुरुआत यहीं से हुई थी कि आखिर देशों में संविधान होना चाहिए, ठीक है। पहला लिखोगे संविधानवाद की शुरुआत, वाद की शुरुआत, यानी देशों में क्या होना चाहिए, संविधान होना चाहिए। पहला पॉइंट आपको ये लिखना है। दूसरा लिखना है आपको, विश्व का प्रथम लिखित संविधान यही बना 1789 में। हाँ, विश्व का प्रथम लिखित संविधान कहाँ बना? अमेरिका में। प्रथम लिखित संविधान, विश्व का प्रथम लिखित संविधान कहाँ बना पूछता है आपसे, तो आप बता देना अमेरिका में। कब बना? 1789 में। इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज़ चली थी कि गणतंत्र का विकास भी सबसे पहले यहीं हुआ है, और जनसंख्या जो यहाँ पे जो जन संप्रभुता है, यानी जनता को सबसे ऊपर रखा गया है, उसकी शुरुआत भी यहीं से हुई थी। अगला लिखो, गणतंत्र की शुरुआत। गणतंत्र मतलब आधुनिक गणतंत्र, ठीक है, मॉडर्न गणतंत्र की शुरुआत यहीं से मानी जाती है। कौन सा गणतंत्र? आधुनिक, यानी मॉडर्न। अब गणतंत्र क्या होता है? जहाँ पे जो राज्य का सर्वोच्च होता है, यानी राज्य का जो सबसे बड़ा होगा वो चुना जाएगा लोगों के द्वारा। वो कोई आपका ऐसा नहीं होगा कि वो राजवंश टाइप का हो, इसका बेटा फिर ये बनेगा, इसका बेटा, ऐसा नहीं। जो राज्य का या राष्ट्र का सबसे बड़ा होगा, सबसे पहला पद होगा, वो क्या होगा? आनुवांशिक नहीं होगा, उसी को गणतंत्र कहते हैं। गणतंत्र की शुरुआत आधुनिक रूप से यहीं हुई है, और जन संप्रभुता की भी शुरुआत यहीं से हुई। जन संप्रभुता मतलब जनता संप्रभु है, यानी जनता सबसे ऊपर है, क्योंकि इनका संविधान शुरू होता है, इनके संविधान की प्रस्तावना शुरू होते है वी द पीपल ऑफ अमेरिका से, ठीक है। तो अगला पॉइंट लिखोगे, जन संप्रभुता की शुरुआत, प्रभुता की शुरुआत
कैसे पता चला मुझे या आपको? क्योंकि इनका जो संविधान मतलब जो प्रस्तावना है कहाँ से शुरू होते हैं? वी द पीपल ऑफ अमेरिका, वी द पीपल ऑफ अमेरिका, ठीक है, ऑफ अमेरिका, यहाँ से ये शुरू होता है, इसलिए हम ये समझ सकते हैं। इसके अलावा नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन का जो लोग मतलब नारा फेमस हुआ, इसी की देन है। प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं, तो अगला पॉइंट लिखोगे प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं की शुरुआत, प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं, यानी एक प्रकार का नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। यदि अगर आप हमें कानून निर्माण की संस्थाओं में अगर हमारे लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं करोगे तो हम आपको टैक्स नहीं देंगे, ठीक है, ये तो थे। और साथ ही साथ इसी के कारण उपनिवेशवाद को धक्का लगा, यानी जो लोग मतलब राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को अपने अंडर करके उसका शोषण कर रहे थे, उपनिवेश बना रहे थे, उसको धक्का लगा क्योंकि ब्रिटेन यहाँ हार चुका था। एक लास्ट पॉइंट लिख लिखो, उपनिवेशवाद को धक्का, ठीक है, इतना लिखना है। अब देखिए ये आपने जैसे लिखा है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हमें ये देखना है कि अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का समय बेसिकली माना जाता है 1765 से 1783, ठीक है। तो इसको लिखने के बाद देखो समय, देखो अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का समय लिख लो, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का समय 1765 से 1783 तक। और मतलब जो कुल कितने वर्ष चला पूछता है, कुल वर्ष, इसको सिर्फ 7 लिखना। अब आप कहोगे सर 7 क्यों? 7 वर्ष इसलिए माना जाता है क्योंकि जो आपका संघर्ष हुआ था, कौन सा, जब स्वतंत्रता घोषित की थी उसने कब की थी? 1776 में। 1776 से फाइनली कब हुआ वो? पहले तो गुलाम था 1783 में। तो ये कितने ईयर हो गए? 7 वर्ष। इसीलिए क्योंकि यहाँ इसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था और 83 में इसको स्वतंत्रता मिली और कंप्लीटली तो कुल वर्ष कितने वर्ष चला है? 7 वर्ष चला। इसको भी आप लोगों ने ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये 7 वर्ष चला। इसके अलावा जो यहाँ पे फैक्ट है, 13 कॉलोनियाँ जो थी, 13 बस्तियाँ थी, वो एक हो गई। इसी वजह से आपने अमेरिका का नाम सुना होगा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त क्यों कहा गया? कि हम यूनाइट हैं, जो 13 अलग अलग बस्तियां हैं हम उसको एक करेंगे, इसी का मतलब था यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है। यहाँ के जो मूल निवासी हैं वो क्या कहलाते हैं? मूल निवासी देखना रेड इंडियन कहलाते हैं, ठीक है। मूल निवासी रेड इंडियन कहलाते हैं, यहाँ के रेड इंडियन। अगर आपसे पूछता है रेड इंडियन कहाँ के मूल निवासी हैं, आप लोग बता देना। अमेरिका के मूल निवासियों को रेड इंडियन कहा जाता है। और आज़ादी के लड़ाई के समय यहाँ पे जो मतलब ये आज़ाद हुए थे वो 1783 में हुए थे, पेरिस संधि से, ठीक है। तो स्वतंत्रता इनको कंप्लीट स्वतंत्रता कब मिली थी? कंप्लीट स्वतंत्रता 1783 में। और स्वतंत्रता की घोषणा कब की थी वो अलग है, ठीक है। किससे मिली थी? पेरिस संधि, पेरिस संधि से इसको क्या मिली थी? कंप्लीटली आपका स्वतंत्रता मिली थी। ये भी आपको पता होना चाहिए। अब देखिए यहाँ जो तात्कालिक कारण पूछता है अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का, आप बता देना बोस्टन टी घटना। तात्कालिक कारण क्या, आखिर सडन कारण क्या था यहाँ की स्वतंत्रता मतलब लड़ाई का? तो आप बता देना बोस्टन टी पार्टी। बोस्टन, ये कल मैं आपको बता चुका हूँ लास्ट वीडियो में। बोस्टन टी पार्टी कब हुआ था ये भी बता चुका हूं आपको मैं। बोस्टन की घटना ये भी पता है आपको, ठीक है। अब देखिए इसका जो नायक था उसको माना जाता है सैमुअल एडम्स को। इसका जो नायक था एडम्स था, इसका जो नायक था वो कौन था? सैमुअल एडम्स। इसका क्या माना जाता है? नायक माना जाता है। किसका नायक माना जाता है? बोस्टन टी घटना का। इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे को मैं आप लोगों को बताता हूं, ठीक है। अब देखिए इसके अलावा कुछ और फैक्ट भी हैं, जैसे प्रजातंत्र की नींव सबसे पहले यहीं पड़ी। गणतंत्र की जननी इसी को कहा जाता है। तो 2 पॉइंट और लिख लीजिए, प्रजातंत्र की नींव सबसे पहले यहीं पड़ी, यानी जो प्रजातंत्र का मतलब डेमोक्रेसी जिसको आप लोग बोलते हैं। लिंकन का स्टेटमेंट भी सुना होगा आपने। लोकतंत्र क्या है? जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन। आप लोगों ने बहुत पहले से सुना होगा, वो अब्राहम लिंकन के ही द्वारा कहा गया है। तो प्रजातंत्र की नींव यहीं से पड़ी। इसके अलावा आप लिख लीजिए गणतंत्र की जननी भी इसको कहा जाता है। और अब्राहम लिंकन जो थे वो कब राष्ट्रपति बने ये भी पूछा जाता है। वो गृह युद्ध के दौरान राष्ट्रपति बने थे 1860 में। तो अगला लिख लीजिए लिंकन राष्ट्रपति बने, क्योंकि ये सब फैक्ट हैं, ठीक है। लिंकन इनका राष्ट्रपति बना 1860 में, ठीक है। अब्राहम लिंकन क्या बने थे? राष्ट्रपति बने थे। और इनकी गृह युद्ध की जो शुरुआत मानी जाती है 12 अप्रैल 1861 से मानी जाती है। गृह युद्ध शुरुआत लिख दीजिए, गृह युद्ध 12 अप्रैल
1861 से 1861 से इनकी गृह युद्ध की क्या मानी जाती है, शुरुआत मानी जाती है। दास प्रथा का उन्मूलन कर दिया था बाद में लिंकन साहब ने, वो 1863 में किया था। वैसे उतना नहीं पूछेगा तो दास प्रथा का उन्मूलन फिर भी लिख लीजिए एक बार आप लोग, दास प्रथा का उन्मूलन लिंकन द्वारा लिखना है, ठीक है। दास प्रथा का उन्मूलन लिंकन द्वारा, दास प्रथा का उन्मूलन लिंकन के द्वारा कब किया गया, 1863 में। इसके बाद क्या किया गया था, लिंकन की हत्या कर दी गई थी। तो कभी कभी हो सकता है ये क्वेश्चन पूछ दे कि लिंकन की हत्या कब हुई थी, 4 मार्च 1865 को लिंकन की हत्या लिख लीजिए। लिंकन की हत्या कब हुई थी, 4 मार्च 1865 को, ठीक है। और कब, मतलब ये किसने की थी भी पूछ सकता है, तो जॉन विल्किस उसका नाम है। क्या किसका लिखो, जॉन विल्किस द्वारा किसकी हत्या कर दी थी, ये आपका अब्राहम लिंकन की हत्या कर दी थी जॉन विल्किस द्वारा, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब देखिए 2-3 फैक्टर और हैं। गृह युद्ध कब खत्म हुआ वो लिख लीजिए, 26 मई 1865 को गृह युद्ध की समाप्ति हुई। गृह युद्ध समाप्त, गृह युद्ध समाप्त क्या कितना हुआ था, 1865 में इनका गृह युद्ध क्या हो गया था, समाप्त हो गया था। उसकी डेट है 26 मई 1865 को, ठीक है, 26 मई 1865। और जो मैंने आपको कल बताया था, अमेरिका में जो यॉर्क टाउन में जो ब्रिटिश ने समर्पण किया था, उसका सेनापति कौन था, लॉर्ड कॉर्नवालिस था। उसका क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, ध्यान रखना, मैं आपको कल बता चुका हूँ। तो गृह युद्ध की समाप्ति भी लिख लिया आपने। और स्वतंत्रता संग्राम कितने वर्ष चला मैं आपको बता चुका हूँ, 7 वर्ष चला था। और एक लास्ट है बोस्टन नगर हत्याकांड भी बोलते हैं उसको, 1770 में बोस्टन, ये ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ाऊंगा इनकी, ठीक है। बोस्टन ये तो खाली फैक्ट है। नगर हत्याकांड ये कब हुआ था, 1770 में हुआ था ये भी। अब देखिए 2 बुक बचते हैं लास्ट में। एक का नाम लिख लीजिए आप, सामाजिक समझौता, यानी जिसको बोलते हैं आपका सोशल कॉन्ट्रैक्ट, किसने लिखी है, रूसो ने लिखी है। एक है कानून की आत्मा, उसको लिखा है मॉन्टेस्क्यू ने, ठीक है। 2 किताबों का नाम लिख लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना आप इसको। एक तो आप लिखो सामाजिक समझौता नामक पुस्तक किसकी है, सामाजिक समझौता, इसको बोलते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट इंग्लिश में, ठीक है। ये किसकी है, रूसो की है। और दूसरा है कानून की आत्मा, कानून की आत्मा, ये किसकी है, मॉन्टेस्क्यू, मॉन्टेस्क्यू की है, ठीक है। किसकी लिखोगे, मॉन्टेस्क्यू। ये दो किताबों का नाम लिखना है आपने, एक तो मॉन्टेस्क्यू की लिखना है कानून की आत्मा, एक सामाजिक समझौता। ये था आपका महत्वपूर्ण तथ्य, किससे संबंधित, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित। अब इसका क्या फायदा होगा, आप जब पढ़ेंगे ना किसी भी किताब को, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम ईजिली आपको मिल जाएगा। आप जिस भी किताब से पढ़ रहे होंगे आपको समझ आ जाएगा। अगर कोई नया फैक्ट, नया तथ्य मिलता है उसको राइट डाउन कर लेना, ज़्यादा दिक्कत, ज़्यादा टेंशन में मत आना। और कभी कभी पूछता है कि ग्रेनविले ने कितने प्रकार के इन पे वो लगाए थे, ठीक है, वो सब छोड़ देना, 4-5 प्रकार के, उतना नहीं पूछेगा आपसे। फिर मिलते हैं आपके साथ अगले सेशन में, अगले वीडियो के साथ। ध्यान रखिए, थैंक यू।